हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में ना हिंदी का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ जो डीओई की तरफ से इशू किया गया है। एक ही क्वेश्चन मैं अच्छे से करवाऊंगा, आंसर के साथ समझाऊंगा। आप ध्यान समझिएगा। देखिए, आपका जो हिंदी का पेपर है वो 2.5 घंटे का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा और यही पूरा पेपर का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है ना वो 2 खंड में बटा हुआ है, खंड आ खंड बा। खंड आ जो है वो आपके बाहर से रहेगा, मतलब ग्रामर पैसेज, और खंड बा जो है वो आपकी बुक से रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं खंड आ में क्या है। तो खंड आ में सबसे पहले पैसेज है, ये गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं और आपको जो है ना दोनों के आंसर देने हैं और 1-2 मार्क्स का है। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसेज पढ़ते हैं। आचरण नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। मतलब जो चीजें, जब एक लाइन पढ़ते हो ना आप बिल्कुल आराम से पढ़ना। ये कह रहे हैं जो चीजें ना गली मोहल्लों की दुकानों में आम मिलती थी ना, अब वो सिर्फ खास दुकानों में मिल रही है। पैसेज को ना थोड़ा रुक रुक के पढ़ा करो, टाइम दिया करो। ठीक है, फिर ये कह रहा है यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया। सुन रहे देखो क्या कह रहा है कि जो हमारे घर मोहल्ले में आसपास जो खाने को मिलती थी ना चीजें, वो हमने छोड़ दी है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। मतलब बहुत सी चीजें ना अब ऐसी चीजें हम खाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे पहले जलेबी बहुत खाया करते थे, अब जलेबी को बहुत लोग भूल गए हैं, बहुत कम कर दी है। ठीक है ना, और जो जलेबी बिक रही है वो अब स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं रह गई। तो इस तरीके से हो गया है। ठीक है, ये कह रहा हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है, रखते हैं ना, और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। क्योंकि देखो बहुत सी चीजें रख देंगे तो हम उसे सारी खाते रहते तो और दिक्कत हो जाती है। तो देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव हुआ है। तो बताओ। वो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एमसीक्यू पढ़ते चीजें पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं स्थानीय व्यंजनों को हमने स्वयं अपना लिया है, नहीं ये तो हमने छोड़ दिया उल्टा। ये कह रहा है फास्ट फूड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है, नहीं ये तो और बढ़ गया, ये भी गलत है। ये कह रहा है आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये लिखा था पैसेज में। ये कह रहा है खास दुकानों के व्यंजन गली मोहल्लों की दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, ये भी गलत है। तो आप ये नहीं कि अगर आपको ये गा लग रहा है तो आपने गा पढ़ के बोल दिया हाँ ठीक है, एक बार नीचे सारे चेक कर लेना और फिर चेक कर लेना एक और बार कि ये पॉइंट इसके अंदर है या नहीं है। देखो यहाँ पर है ये रहा। तो अब हमें कंफर्म हो गया हमारा आंसर ठीक है। ऐसे करोगे तो आपके आंसर बहुत सही निकलेंगे और नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, गा हो गया। ठीक है, पैसेज को भी सीरियस लो। ये कह रहा है खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीजों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बताओ असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये कह रहा है प्रतिभोजों और पार्टियों में कम चीजें रखने के कारण। ये तो होता नहीं है, प्रतिभोजों और पार्टियों में कम लोगों के आने का ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हर किसी में सब में थोड़ी सेम होगा कि हर पार्टी में कम लोग जाएंगे। प्रतिभोजों और पार्टी में ढेरों चीजें रख देने के कारण ये सही है, क्योंकि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है। प्रतिभोजों और पार्टी में सारे व्यंजन रखने के कारण ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर भी चेक कर लेते हैं कि ढेरों चीजें रख रहे थे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखो ये लिखा रखा है ना, तो इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका भी सी था और इसका भी सी था। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पर। अब हमसे कविता पूछी गई है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। आओ पहले कविता पढ़ते हैं। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। मतलब धागों ने बांध रखा है उसे, है ना। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मतलब मन की करना चाहती है वो। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों थी। तो पढ़ते हैं धागों से खेलना पाने के कारण, ऐसी बात तो नहीं है यहाँ पे। धागों से संचालित होने के कारण, हाँ यही बात है। धागों से संचालित, धागों से चल रही थी, वो धागों से बंधी हुई थी, धागों से उसे काम करवा रहे थे।
ताकत से मुक्त होने के कारण, फिर वो दुखी क्यों होगी भाई? कठपुतली को पाँव पर छोड़ने के कारण। तो अगर ऐसा होगा तो कठपुतली तो और खुश होगी ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, खा। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर संचालित तो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि उसके आगे पीछे धागे धागे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये संचालित वर्ड है। देखो थोड़ा सेम मीनिंग वाला हमें ढूंढना पड़ता है। अब आप 8वीं में हो ना, तो थोड़ा और मुश्किल होता जाएगा बड़ी क्लास में आओगे तो। फिर कह रहा हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है? छंद मतलब किस चीज को चाहती है? डांस करना चाहती है? नहीं, वो तो उससे करवाती है। मन को स्पष्ट करना चाहती है, ऐसा भाव नहीं है। तो उसी कठपुतलियों को देखने के लिए ऐसा भाव नहीं, तो स्वतंत्र होने के लिए इसका आंसर क्या, खा गया। ठीक है, तभी तो तोड़ रही है। अगला है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है इसमें से? तो व्यक्तिवाचक होता है जो किसी का नाम होता है। तो कबीरदास किसी जने का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कराएगी। तो आपको केवल इस क्वेश्चन को नहीं करना, आपको संज्ञा के भेद सारे अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिर ये कह रहे भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा दिल्ली, गंगा, मिठास या त्रिभुज। तो मिठास है जहाँ भाव प्रकट किया जाता है। ठीक है, और दिल्ली एक शहर का नाम है तो व्यक्तिवाचक है, गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, और मिठास इसका आंसर है गा। ठीक है, ये भाववाचक है। और त्रिभुज क्या है, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं तो जातिवाचक हो गया। फिर उसके बाद दरवाजे पर कौन खड़ा है, सर्वनाम की पहचान करनी है। तो सर्वनाम यहाँ पे कौन आएगा, कौन आएगा। ठीक है ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर ये कह रहा है पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए। तो पुलकित मतलब खुश होना है ना, एक तो उसका गुण है, तो क्या आ गया, गुणवाचक विशेषण आ गया, इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। आपको इसे पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं, तो पढ़ते हैं। पैसेज है, फिर से ये बुक की है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी के अंदर कमी है ना, तो बता दो, बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मतलब किसी की बुराई बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुराई बताने के बाद उसमें लोग मजे लेते हैं, वो गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब दूसरे का दोष निकालते रहो, ये कर्तव्य है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। ठीक है, और फिर और सुनो, ये कह रहा है अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। मतलब जिसकी अच्छाई होती है ना, लोग उसकी तारीफ नहीं करते, ये गलत बात है। अगर किसी ने मेहनत करी है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। पता है, अगर हम आसपास जो घटनाएं घट रही है ना, अगर हम उसको बताते हैं तो लोगों में अच्छी भावना आती है। ठीक है, ये कह रहे एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखा कितना बढ़िया था। इसे कहते हैं, मतलब यही भाव होना चाहिए, ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। यहाँ पे ये लेखक बता रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहला, कमियों पर हंसना चाहिए? नहीं। कमियों के प्रचार से बचना चाहिए? कमियों को उजागर करना चाहिए? कमियों की प्रशंसा करनी चाहिए? बताओ क्या होगा, बेस्ट आंसर बताओ। हाँ, बिल्कुल सही जो बच्चे गा कह रहे हैं, क्योंकि कमियों को तो पता लगना चाहिए ना, तभी तो दूर होंगी। पर उसका मजाक बनाना बुरी बात, वो कह रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है, बताओ। अगर हम अच्छाई को उजागर करेंगे, हमें सिंपल इसी में पता लग गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। फिर उसके बाद गाँव देखिए, ये कह रहा है गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे। बताओ, टिकट वाला गाड़ी में आ गया। देखो ऐसे भी इंसान है। क्यों आए थे वो? लेखक से शेष राशि लेने के लिए आए थे या लेखक को शेष राशि देने के लिए आए थे? मुझे पता है कि आप सबने सही से सुनी होगी पैसेज, खा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ। बताओ, बेईमानी पर? नहीं, बेईमानी तो करी नहीं। चालाकी पर? ये भी नहीं करा। शरारत भी नहीं करी, ईमानदारी करी ना। उसे हैरान हो कि ईमानदार लोग भी हैं।
देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ये काव्यांश से जुड़ा हुआ है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसके आंसर देंगे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यहाँ पे कृष्ण भगवान ना वो अपनी माता से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पिए थे भाई, और माँ ने उसे कितनी बार दूध पिला दिया। यह अजहू है छोटी, और उनकी जो चोटियां है वो अभी भी छोटी है। ठीक है, क्या है, चोटियां छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी। ठीक है, ये बलराम उनके बड़े भाई है ना, तो बेनी मतलब होते चोटियां। तो माँ कहते हैं कि तेरे भाई जैसी तेरी जो चुटिया है ना वो लंबी और मोटी हो जाएगी, पर हुई तो नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, काढ़त गुहत नहवावत जेहे, और तू काटती रहती है, उसको गाड़ती रहती है, मतलब उसकी गुड़ाई की जाती है, उसको बनाई जाती है। और नागिन सी हुई लोटी, और नागिन की तरह वो लोटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, और सिर्फ क्या देती रहती, दूध ही देते रहते, और रोटी और माखन तो देती नहीं है। सूर चीर जीवो दो भैया हरि हल धर की जोटी, और सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भैया बहुत लंबी उम्र जियो। ठीक है, और हरि हल धर की जोटी, यहाँ पे हरि कौन है, कृष्ण भगवान है। ठीक है, अब सुनो पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी, है ना, तो चोटी कब बड़ी होगी, तो ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, बताओ। माखन रोटी खाते हैं, नहीं। दंड बैठक, नहीं। दूध का सेवन करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, गा। ठीक है, चार ऑप्शन वैसे आपको पढ़ने में, शुरू में आपको बता दी कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए बालक कृष्ण माँ से क्या ना देने का उलाहना देते, मतलब माँ उनको क्या नहीं दे रही, माखन रोटी नहीं दे रही। ठीक है, फिर उसके बाद इस पद के रचयिता कौन है, तो उसमें में लिखा है, उसी में लिखा है सूरदास जी। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर आपकी बुक से है। बदलू की चिड़ किससे थी, लाख की चुड़िया पाठ के आधार पर बताइए। तो उसकी चिड़ थी कांच की चूड़ियों से। आपने पाठ पढ़ा ना, उसी के आधार पर आपको आंसर देने। ये कह रहे बस की यात्रा, पाठ में बस कैसी थी, नई नवेली और जानदार थी, गलत। सुंदर चमकीली, गलत। मजबूत और शानदार, गलत। और देखो कभी ऑप्शन करने भी हो ना, तो आप कटिंग वाले तरीके से क्या करना, तो तीन एक जैसे एक बिल्कुल अलग है, तो ये आंसर होगा घा आ गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है, तो बताइए कौन है। तो डी इसका आंसर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, फिर ये कह रहा है पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, भगवान के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ना समास बताना है। देखो यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, तो समास सारे कर लो। सुख दुख लिखा है, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट है आरामदेह शब्द में मूल शब्द और आपको प्रत्यय बताना है। मैं भी आपको ना बता रहा हूँ, फिर आपको आंसर बताता हूँ। देखो मूल शब्द कौन सा है, पहले एग्जाम में आप लिखोगे मूल शब्द, फिर आप लिख दोगे आरामदेह, सॉरी आराम लिख दोगे मूल शब्द। फिर प्रत्यय पूछा है, तो आप क्या लिख दोगे, खाली देह। ठीक है, इस तरीके से करना है। प्रत्यय पीछे लगता है बच्चों। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं, नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए, तो नादानी हो जाएगा, ना दा नहीं। फिर ये कह रहे हैं खट्टे आम ले आओ में विशेषण छाटना है, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उससे विशेषण कहते हैं, तो खट्टे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर देख लो एक बार। ठीक है, ये देखो आंसर, द्वंद्व समास, आरामदेह में मूल शब्द प्रत्यय बताना था, मूल शब्द आराम हो गया और प्रत्यय हो गया देह। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से ठीक ना। और नादान में आपको भाववाचक संज्ञा बतानी थी, तो ये नादानी हो जाएगा। और खट्टे, इसमें विशेषण छाटा तो खट्टे हो गए। ठीक है, देखिए अब 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको इनके उत्तर देने हैं। पहला है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता द्वारा दिए गए कोई एक तर्क को दीजिए। कोई भी आपको एक तर्क बताना है, तो यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, आप ये लिख देंगे, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर कबीर ने तलवार और म्यान में से किसका मोल करने की बात कही है? तो आप आंसर यहाँ बता देना, कबीर तलवार की कद्र करने की बात करते हैं, म्यान की नहीं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इतना लिख देना, कबीर ने तलवार के मोल करने की बात कही है। बालकृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो आप आंसर लिख देना, सांप जितनी लंबी चोटी के प्रलोभन के कारण बालकृष्ण दूध पीने के लिए तैयार है। ठीक है, या आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं? भगवान के डाके पाठ के आधार पर बताइए। तो हम आंसर बताएंगे, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पर गद्य पाठ के आधार पर करना है आपको। ठीक है, ये कह रहा है लाला झाऊलाल से उसकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे? तो आपको पता है 250 रुपये मांगे थे। बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था? लाख की चूड़ियां बनाता था। मैं अभी आंसर साथ में एक दिखा रहा था, पहले आंसर बता दो। सविनय के आंदोलन के किसने नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने। और किस सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है? साइकिल को। ठीक है, अब इसका आंसर देख लो आप सारे। ठीक है, ये आंसर सारे हो गए, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य के आधार पर आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देने हैं। ये कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय की एक पुरानी पद्धति है। इस प्रणाली में धन का उपयोग किए बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले सीधे अन्य वस्तु या सेवा का व्यापार किया जाता है। मतलब जब वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। एग्जाम्पल आप कोई सा भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी के प्रति किस प्रकार बन गया? तो आप लिख दोगे स्वतंत्रता के रूप में साइकिल चलाना। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, क्योंकि इससे उन्हें गतिशीलता और आज़ादी मिली, क्योंकि अब इधर उधर जा सकती थी। इससे उन्हें पुरुषों व सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हुए बिना काम पर, बाजार में या अन्य गाँव में जाने की सुविधा मिली, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ गई। बना बना के लिख देना इसे भी। ठीक है, बाकी इसे हिंट के लिए पढ़ लो। फिर नेक्स्ट है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले। वे चुप क्यों रहे होंगे? अपना विचार लिखिए। देखो, आपको बना बना के लिखना है यहाँ पर भी। आप बता देना लाला झाऊलाल का मौन। लाला झाऊलाल शायद इसलिए चुप रहे क्योंकि वह अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे या कोई बहस शुरू नहीं करना चाहते थे। शायद वे बर्तन के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करने की अपेक्षा घर में शांति को अधिक महत्व देते थे कि वे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे असभ्य या कृतज्ञ नहीं दिखना चाहते थे, कि वे बेकार हैं, इस तरीके का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते थे। है ना, अपनी मर्जी से आप लिख देना जो आपको सही समझ में आ रहा है, लेकिन सही भी होना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट है, धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है? बताइए। आप लिखोगे लेखक का लचीलापन। लेखक को निराशा नहीं होगी क्योंकि उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है या उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ है। वे धोखे को जीवन का एक हिस्सा मान सकते हैं। इससे होने वाली चोट के बजाय सीखे हुए सबक का पर ध्यान केंद्रित करना पसंद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक को अपने अनुभव में शक्ति मिलती है। उनका मानना है कि ये चुनौतियां उन्हें अधिक लचीला बनाएंगी। मतलब आप बना बना के लिख दो कि या दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, हिंट के लिए इसको यूज करना। ठीक है, आज भी अच्छे लोग हैं, उनके इससे उनके अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आपको पद्य के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इसका आंसर देना। पहला, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका भाव क्या है? देखो, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव। यह कथन विश्व की परस्पर संबंधता को दर्शाता है। मतलब विश्व पूरा जुड़ा हुआ है। जहाँ एक देश के संसाधन और संस्कृति स्वाभाविक रूप से अन्य देशों तक विस्तारित होते हैं, जिससे सद्भाव और आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। ये सद्भाव लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ के आधार पर आपको बताना है। आप लिखेंगे पक्षी अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, या पक्षी कर रहा है, उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। जो चुनौतीपूर्ण समय में
भी आशा और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। मतलब मुसीबत में भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फैटाइनो का उपयोग अपने घोंसले के निर्माण में करेगी जो उसके बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय होगा। यह कार्य इस विषय को प्रतिबिंबित करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन और सृजन कायम रहता है। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आए, और उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। ठीक है, गलत राह नहीं पकड़नी चाहिए। नेक्स्ट है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं, बताओ। देखिए, मक्खन चुराते समय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण मक्खन चुराते और खाते समय अपने साथियों और पर्यावरण के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए थोड़ा मक्खन बिखेरते हैं। ठीक है, यह कृत्य उसके चंचल स्वभाव और उसके आसपास की दुनिया के साथ उसके जुड़ाव को दर्शाता है। नहीं तो बना के जैसे तो बालपन है तो इसलिए भी वो गिरा देते हैं। ठीक है, आप अपने भावों को भी प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, बताइए। कबीर घास की निंदा, देखो ऐसे लिख के ना फिर एक्सप्लेन किया करो, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कभी छोटी छोटी चीजों का भी अनादर ना करने की सलाह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज का अपना मत होता है। उदाहरण के लिए घास जीवन को सहारा देती है और विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करती है और सभी प्राणियों के आपसी संबंध और मूल्य पर प्रकाश डालती है। ऐसा भी तो कि अगर वही हमारे ऊपर पड़े तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है। ठीक है, उसके बाद ना ये आपको इनमें से कोई एक अनुच्छेद लिखना है या बना बना के लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका बताना, मतलब उसको इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आप जो है उसके बारे में फायदे नुकसान जो है वो बताना। लास्ट पे उपसनार, मतलब इससे आप क्या शिक्षा दोगे या क्या सीखने को मिलता है या क्या सलाह है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में लिखना, भले अनुच्छेद आए 80 शब्द में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तीनों में से कोई एक कर लेना, और कोई सा भी आ सकता है। और यहाँ पर विषय बोला गया तो मैंने पत्र की वीडियो बना रखी है, तो उसमें औपचारिक अनौपचारिक पत्र समझा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपका ये भी सारा काम हो जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।